नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आकांक्षा और बिहार थिएटर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर एपिसोड में हर बार अलग अलग गेस्ट से बातचीत करते हैं और कला के प्रति उनके प्रेम के साथ साथ उनके जीवन यात्रा पर भी एक नज़र डालते हैं। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से कराने वाले हैं जो एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्होंने रंगमंच की दुनिया में अपनी एक अलग ही प्रतिभा स्थापित की है, एक अलग ही नाम पाया है। दर्शकों, उन्होंने धरातल से लेकर शिखर तक अपने नाम का एक अलग ही परचम लहराया है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं हमारे आज के खास मेहमान के बारे में, जो ना केवल एक अच्छे एक्टर हैं बल्कि डायरेक्टर भी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और एक बहुत ही बेहतरीन लाइट डिज़ाइनर भी हैं। तो दर्शकों, आज हमारे साथ हैं हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान गणेश गौरव जी। गणेश गौरव जी, आपका हमारे आज के कार्यक्रम बिहार थिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका जो जन्म है वो बेगूसराय से हुआ है, तो आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की है, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा जन्म बेगूसराय के बरौनी ब्लॉक के मलीपुर दक्षिणी पंचायत में गांव है चकिया में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी कमोबेश वही हुई और मैंने प्राचीन इतिहास से ऑनर्स भी ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपनी एमए और बीए की जो पढ़ाई है वो एंशिएंट हिस्ट्री से कंप्लीट की है, तो फिर ये नाटक के क्षेत्र में आपका रुझान कैसे बढ़ा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, नाटक के क्षेत्र में मेरा रुझान बचपन से ही था जी। बचपन में गांव में दुर्गा पूजा के अवसर पर जब रामलीला हुआ करते थे जी। तो रात भर मैं वो रामलीला देखता था और फिर सुबह अगले दिन अपने बच्चों बचपन की जो टोली थी उसके साथ रामलीला का जो रात में देखा था वो उसका अनुकरण दिन में किया करता था। कभी मैं राम बन जाता था, कभी रावण, बच्चों को राक्षस बना देते थे। तो एक तरह से ये कहा जाए कि मेरी रंगमंच की बुनियाद जड़ें जो बचपन से ही वो रामलीला और वो गांव का लोक नाट्य मंच जो है आल्हा रुदल या जो भी हो, उसको देख कर मेरे अंदर वो जिज्ञासा पैदा हुई। वो बीजारोपण कहिए तो वो बचपन से ही मेरे अंदर, और मिट्टी की खुशबू जिसको कहते हैं, वो गांव का रामलीला हो या फिर वो लोक रंगमंच हो, वहीं से मेरी शुरुआत हुई। पढ़ाई भी साथ साथ जारी रहा और पढ़ाई के साथ साथ स्कूल कॉलेज में जो स्काउट गाइड और एनसीसी होता है उसमें भी हिस्सा लिया। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और टीचर्स और जो और भी लोग होते थे हमारे शुभचिंतक, वो हमें प्रोत्साहित करते थे कि नहीं तो तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने में हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, टीचर्स हैं, दोस्त हैं, सबने प्रेरित किया और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर मैंने जब 10वीं क्लास में गया तो मैं बीहड़ टिपटा से मेरा पहला रंगमंच प्रोफेशनल तरीके से कहा जाए तो जुड़ा हुआ वहाँ से, और 2 साल तक मैंने बीहड़ टिपटा में ऐसे ही जैसे सफाई करना, पानी पिलाना, चाय पिलाना, सबका सेवा भाव करना। उसके बाद मुझे एक छोटा सा रोल मतलब अमली नाटक में एक लाठी पकड़ने का, एक ग्रामीण का भूमिका और एक डायलॉग मिला, और वहाँ से मेरी मतलब एक कहिए कि आधुनिक रंगमंच या रंगमंच, प्रॉपर रंगमंच जिसे कहते हैं, एक शुरुआत वहाँ से हुई। और जब बीए ऑनर्स किया, ऑनर्स करने के बाद मैं रंगमंच की विशेष जानकारी के लिए कि जो रंगमंच करूँ तो मैं पहुंच गया मध्य प्रदेश भोपाल, आदरणीय गुरु श्री बंसी कौल जी के यहाँ, जो उनका एक इंटरनेशनल रेपेट्री था। वहाँ गया तो वहाँ एक अलग दुनिया मिला, रंगमंच मिला, और वहीं से फिर एनएसडी तक का यात्रा सफ़र किया मैंने। दर्शकों, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी रंगमंच के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, उन सब की एक ख्वाहिश होती है कि मैं एनएसडी में मेरा दाखिला तो ज़रूर हो, लेकिन यहाँ पे दाखिला लेना इतना आसान नहीं होता, ये बात हम सब जानते हैं। चूँकि गणेश जी, आप एनएसडीएन रह चुके हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जो एनएसडी की यात्रा है वो कैसी रही,
ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं रंगमंच की विशेष जानकारी या शिक्षा के लिए मैं पहले मध्य प्रदेश भोपाल पहुंचा, आदरणीय गुरु श्री बंसी कौल जी के यहाँ। जी। और वहाँ मैंने एक लगातार 5 वर्षों तक रंग विदूषक ग्रुप में बंसी कौल जी के सानिध्य में प्रशिक्षण लिया और रंगमंच को विशेष तरीके से जाना। अच्छा, नाटक इसे कहते हैं, इस तरह से नाटक होते हैं, लाइट के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, एक्टिंग के बारे में, मेकअप के बारे में। एक आधुनिक रंगमंच से मेरा परिचय जो है वहाँ मध्य प्रदेश में भोपाल में बंसी कौल जी के रिपेटरी रंग विदूषक में हुआ। जी। मैंने पहले कहा कि 5 साल कंटिन्यू मैं जब वहाँ पर काम किया, 5 साल के बाद वही मुझे NSD नामक संस्था की जानकारी प्राप्त हुई। फिर मैंने अपने गुरु दादा बंसी जी के यहाँ अपनी इच्छा जाहिर व्यक्त किया कि दादा हम भी NSD जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तैयारी करिए, भरिए। और फिर वहीं से मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एग्ज़ाम दिया और वहीं से मैं सीधे NSD में मेरा सिलेक्शन हुआ। गणेश जी, चूँकि आपने NSD से प्रशिक्षण लिया है इस नाटक के क्षेत्र में आने के लिए एक आर्टिस्ट के तौर पर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यदि आपने NSD से प्रशिक्षण ना लिया होता तो आपके करियर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता, ये बताइए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं बिहार में और भारत में जो NSD से प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन उनका भी रंगमंच में बहुत बड़ा नाम है और एक मुकाम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि रंगमंच करने के लिए NSD पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर रंगमंच का कीड़ा होगा, बीज होगा, वो कहीं भी रंगमंच की कर सकते हैं और रंगमंच के साथ जिंदा रह सकते हैं और रंगमंच से भी जीविकोपार्जन कर सकते हैं। बहुत ऐसे नाम हैं, मुकाम है जिनका NSD नहीं हुआ है, फिर भी वो उनकी पहचान है। अगर मेरा भी NSD में नहीं होता तो मैं भी, जो मेरा बचपन से जिज्ञासा था, इच्छा था, मेरे अंदर कीड़ा थी रंगमंच करने की, कला से जुड़ाव था, तो मैं भी कला के क्षेत्र में जिस तरह से आज हूँ वैसे ही होता। फ़र्क थोड़ा सा यही होता कि अभी मेरे साथ NSD का नाम जुड़ा हुआ है और अगर NSD पास नहीं होता तो NSD का नाम नहीं जुड़ा होता, लेकिन फिर भी मैं रंगमंच ही कर रहा होता। गणेश जी, आप नाटकों में म्यूज़िक के लिए भी काफ़ी चर्चित हैं। आप एक म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक नाटक में जो म्यूज़िक की भूमिका है वो क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया आपने कि नाटकों में संगीत की क्या भूमिका होती है। जी। नाटकों में संगीत की बहुत ही अहम भूमिका होती है। एक तरह से कहिए तो सूत्रधार जो काम करते हैं नाटक को आगे बढ़ाने के लिए, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ने के लिए, ताकि दर्शकों को समझने में आसानी हो जाए, वही काम हमारे नाटक में संगीत का होता है। नाटक को एक गति देता है, नाटक को आगे बढ़ाता है और साथ ही उस कहानी को, जो कहानी है, उस कहानी को व्यक्त करने का वो एक हिस्सा होता है, माध्यम होता है और सूत्रधार का काम करता है। जिस नाटक में संगीत होता है, आजकल बहुत ऐसे भी नाटक होते हैं जिसमें संगीत नहीं होता, लेकिन जिस नाटक में संगीत होता है वो नाटक कुछ अलग ही होता है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण में नाटक में संगीत का बहुत ही बड़ा ही अहम योगदान होता है। क्योंकि एक सेमिनार में आदरणीय बाबा करण जी से मैंने सुना था, उन्होंने कहा था नाट्य संगीत के बारे में कि नाट्य संगीत क्या है। उन्होंने कहा था कि जब गाओ तो लगे कि संवाद बोल रहे हो और संवाद बोलो तो लगे कि गा रहे हो, यही नाट्य म्यूजिक है, यही नाट्य संगीत है। तो मैं और मेरे दर्शकगण आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी नाटक का निर्देशन करना और किसी नाटक में अभिनय करना, दोनों में क्या अंतर होता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। शुरुआत तो हमारी अभिनय से हुई थी। हमने बहुत सारे नाटकों में अभिनय ही किया था। बीहड़ टिप्टा में जब हम बेगूसराय में थे, रंगमंच कर रहे थे, तो अमली, मुक्ति पर्व, चरणदास चोर, ऐसे कुछ नाटक थे जिसमें हमने अभिनय ही किया। अमली का लगभग हमने 100 से ऊपर शो किया। और वहाँ जब रंग विदूषक भोपाल पहुँचे तो वहाँ भी
मेरी पहली मुलाकात या कहीं की पहली यात्रा जो है अभिनय से ही शुरू हुआ, और उसमें भी वहाँ बंसीदा का बहुत प्रसिद्ध नाटक है, तुक्के पे तुक्का हो, गधों का मेला हो, कहन कबीर हो, सौदागर हो, हास्य रसायन हो, सभी नाटकों में मैंने अभिनय ही किया। सबसे ज़्यादा कहन कबीर में मैं कबीर का रोल करता था, और उसकी भी 100 से ऊपर प्रस्तुति हमने किया, और उसकी प्रस्तुति हमने बांग्लादेश में भी किया, और एक बार भी नहीं, दो बार किया बांग्लादेश में। और रंग विदूषक संस्था के साथ ही ये कहिए कि बंसी कौल दादा के आशीर्वाद से ही मुझे रंगमंच करते हुए विदेश में भी जाकर रंगमंच करने का मौका मिला और किया। आपका सवाल है, प्रश्न है कि रंगमंच अभिनय करना और निर्देशन करना दोनों में कितना अंतर होता है। अभिनय जब हम करते हैं तो हम निर्देशक की कल्पनाओं को साकार करते हैं, जैसा निर्देशक चाह रहा होता है वैसा हम करते हैं। और जब हम निर्देशन करते हैं जब किसी नाटक को, तब हमारी कल्पना जो होती है उस नाटक को लेकर, उस कल्पना को हम अभिनेता के माध्यम से मंच पे उतारते हैं। यही अंतर है अभिनय करने में और निर्देशन करने में। गणेश जी, चूँकि आप एक बेहतरीन निर्देशक के साथ साथ एक बेहतरीन एक्टर भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके द्वारा किए गए नाटकों में से कोई ऐसा नाटक बताइए जो आपके सबसे करीबी रहा हो, और आज भी आपके जहन में उस नाटक के जो डायलॉग्स हैं या उस नाटक के बारे में आज भी आपके जहन में आता है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा सबसे फेवरेट नाटक और सबसे जो दिल के करीब नाटक है वो है कहन कबीर। गुरुवर श्री बंसी कौल जी के निर्देशन में हुआ था, और मुझे कबीर कास्ट किया गया था। और कास्टिंग के पीछे भी एक रहस्य कहिए या कहिए कि एक तत्व छिपा हुआ है कि मैं उस समय रंग विदूषक में नया नया गया था, और रंग विदूषक में एक से एक बहुत बड़े और उच्च स्तर के कलाकार थे, चाहे वो उदय शाहानी दादा हो, परवीन महुआ वाली जी हो, फिर राजकुमार रैकवार जी थे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार थे। लेकिन चूँकि मेरा चेहरा जो थोड़ा सा चेहरा मोहरा कबीर से मिलता जुलता था, लेकिन मैं तो नया था, लेकिन मुझे मेन रोल कैसे मिल सकता है कबीर का। तो जो कबीर का कास्ट जिनको किया गया था, राजकुमार रैकवार को, वो किसी काम से छुट्टी पर घर गए हुए थे, तो मैं उनका प्रॉक्सी करता था। वो नहीं थे तो उनके बज में मैं खड़ा होकर उनका प्रॉक्सी करता था। तो प्रॉक्सी के दरमियान ही हमारे वरिष्ठ सीनियर कलाकार जितने भी थे, उनको लगा कि शायद मैं अच्छा कर रहा हूँ और शायद मैं कबीर जैसा ही लग रहा हूँ। उन्होंने दादा को, बंसी दादा को बतलाया कि गणेश अच्छा कर रहा है, तो दादा ने भी मौका दिया कि नहीं चलो कबीर यही करेगा, गणेश ही करेगा। तो मैंने किया पहली प्रस्तुति से लेकर, और मुझे याद है कि लगभग 100 से ऊपर प्रस्तुति हमने किया। और मैं जब वो करता था कबीर का, तो मैं अपने आप को कबीर में ही ढल जाता था और कबीर ही समझने लगता था। गणेश जी, अगर आप देखते हैं तो आज के रंगमंच में और जो पहले का रंगमंच था, दोनों में क्या अंतर पाते हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। आज के रंगमंच में और पहले के रंगमंच में अंतर है, अंतर आ गया है, चीज़ें बदली है, समय भी बदला है, परिवेश भी बदला है। पहले संसाधन उतना नहीं थे और पैसे भी उतना नहीं थे रंगमंच में, लेकिन अच्छा काम होता था। कलाकार भी दिल से, ईमानदारी से काम करते थे। लेकिन आज संसाधन भी बहुत ज़्यादा हो गया है और सुविधा भी है, पैसे भी है, फिर भी वो रंगमंच नहीं हो पा रहा है जो पहले हुआ करते थे। जो समर्पण भाव पहले के रंगमंच में थे, वो समर्पण भाव, वो त्याग आज के रंगमंच में नहीं है। आज के रंगमंच में लोग रंगमंच तो कर रहे हैं, कुछ लोग ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग आर्थिक दृष्टिकोण से भी रंगमंच करने लगे हैं, आर्थिक कमाई का जरिया भी बना लिया है। इसलिए जैसे ही आपके मन में किसी अब स्वार्थ आता है, कुछ भी आर्थिक के प्रति, आप अर्थ के प्रति, पैसे के प्रति झुकाव होता है, तो रंगमंच में आपका जो है वो चीज़ें घट जाएगी। तो वही कमोबेश स्थिति है कि आज का रंगमंच पहले के रंगमंच दृष्टिकोण से संसाधन होने के बावजूद भी उस तरह से नहीं हो पा रहा है जो पहले था। एक जो मेरा अगला प्रश्न है आपसे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी युवा हैं
और जो भी इस रंगमंच के क्षेत्र में, मीडिया फील्ड में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके हिसाब से जो भी जो युवक हैं मीडिया को एज अ अपना करियर चूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मीडिया में उनका क्या भविष्य है, रंगमंच में, नाटक में उनका क्या भविष्य है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो युवा पीढ़ी है जी। तो मेरे दृष्टिकोण में आज के युवा पीढ़ी में पेशेंस नाम का एक जो होता है वो पेशेंस नहीं है, एक संघर्षशीलता की भी कमी है, संघर्ष करना नहीं जानते हैं और वो शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में शॉर्टकट रास्ता अपना कर पहुंचा नहीं जा सकता है। और ख़ास तौर से परफॉर्मिंग आर्ट्स है हमारा, रंगमंच या फिर मीडिया के ये जो भी है, तो उसमें शॉर्टकट रास्ता अपनाकर आप कोई भी मुकाम नहीं पा सकते। रंगमंच में आजकल हो क्या रहा है कि नए कलाकार आते हैं, एक नाटक करते हैं और उसके बाद वो अपने आप को नाटक का निर्देशक समझने लगते हैं। पता नहीं वो कहाँ से, मतलब बड़े बड़े निर्देशक जो है जिनसे सीखे हैं वो भी उनके मतलब कम लगने लगते हैं, लगता है उनसे भी बड़े हो गए एक नाटक करने के बाद। और जितने भी वरिष्ठ रंगकर्मी होंगे, चाहे पटना के हो या बेगूसराय के हो, उनसे अगर आप पूछिएगा कि उनकी रंगमंच की शुरुआत कैसे हुई, तो सब लोग यही बोलेंगे कि 2 साल 3 साल तक तो हमने चाय पिलाया, पानी पिलाया, सेवा किया, तब जाके लाठी पकड़ने का मौका मिला। आजकल तो एक छोटा सा रोल दिया और डायरेक्टर बन गए, और डायरेक्टर बनते ही वहीं से अब अपने ही मोबाइल से या क्या कहते हैं कि लेके यूट्यूब पर छोटा छोटा फिल्म बना के डाल देते हैं, तो उसमें क्या भविष्य होगा? जैसा कि हम सब जानते हैं, आपने रंगमंच के लिए और इस कला जगत के क्षेत्र के लिए बहुत सारा काम किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भविष्य में रंगमंच के लिए और नाटक के लिए आपकी क्या-क्या योजनाएं हैं? हमारे दर्शकगण को बताइए। आकांक्षा जी, हमारी एक संस्था है, आकाश गंगा रंग चौपाल एसोसिएशन, और उसी के माध्यम से हम रंगमंच कर रहे हैं। और हमारी आकाश गंगा रंग चौपाल एसोसिएशन जो संस्था है, वो अपने आप में एक अलग पहचान बना कर रखती है। सालों भर हमारी संस्था का कुछ ना कुछ गतिविधि चलते रहता है, जैसे कि रंगमंच के अलावा भी साइकिल पे संडे हमारा एक विंग्स है, जो प्रत्येक रविवार साइकिल पे सवार होकर सारे कलाकार निकलते हैं और किसी गांव मोहल्ले को पहले से चिन्हित करते हैं, वहां जाके एक नुक्कड़ सभा का आयोजन करते हैं और लोगों में जनचेतना जगाते हैं और उनको बताते हैं स्वच्छता के बारे में, पर्यावरण के बारे में, जीवन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, ये सब बात करते हैं। इसके अलावा भी जो भी हमारा पारंपरिक त्यौहार आते हैं, उस त्यौहार को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उसको भी हम गांव में जाकर हम कलाकार उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। गांव के जो रियल कलाकार होते हैं, जो चौपाल लगा के गाते हैं, उनके साथ हमारी टोली जाती है संडे के संडे शाम को, और उनके साथ बैठ के मिल के गाते हैं, उनसे कुछ लेते हैं, कुछ सीखते हैं। इस तरह से सालों भर हमारी कुछ न कुछ गतिविधि चलती रहती है। गर्मी छुट्टी होती है तो हम सुदूर गांव देहात में जाते हैं और वहाँ के आसपास के 10-20 गांव के 100 बच्चों को सिलेक्शन करते हैं और निःशुल्क उनको प्रशिक्षण देते हैं और रंगमंच से और कला से उसको रूबरू करवाते हैं। और जिन बच्चे में थोड़ा सा भी देखते हैं, जिस क्षेत्र में उत्सुकता हो, उनको हम चिन्हित करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा ग्रीष्मकालीन रंग कार्यशाला होता है, रंग उमंग। फिर साल में हम विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर 27 मार्च से 31 मार्च रंग संगम हमारा एक फेस्टिवल होता है आकाशगंगा का, उसमें भी हम बाहर से टीमों को बुलाते हैं और 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाटक महोत्सव करते हैं, जिसमें 5 दिन में हम 10 नाटक करते हैं और बहुत सारी टीम आई है। और जो वहाँ का दर्शक वर्ग है, जो एक नाटक से उनका भूख नहीं मिटता है, वो 2 नाटक देखते हैं एक रात में, तब जाकर उनका भूख मिटता है। तो हम रंगमंच कर रहे हैं, रंगमंच में सक्रिय है और हम चाहते हैं कि रंगमंच को जन जन तक पहुंचा दे। आने वाली पीढ़ी जो हमारी है उसको रियल रंगमंच में से अवगत करवा दे, ताकि उनको रंगमंच से समाज का आईना जो कहा जाता है कैसे सुधार हो, और रंगमंच से कैसे रंगमंच में भी करियर बनाया जा सकता है, और कैसे रंगमंच आदमी व्यक्तित्व विकास करके आदमी को रंगमंच सबसे पहले कुछ बनाए या ना बनाए एक अच्छा इंसान बनाता है। ये रंगमंच की देन है। रंगमंच में अगर आप आते हैं
तो कुछ बनिए या नहीं बनिए, एक अच्छा इंसान जरूर बन सकते हैं। गणेश जी, आप देश के विभिन्न भागों में जाकर के थिएटर का वर्कशॉप लेते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप वर्कशॉप लेते रहते हैं तो आप किन किन बातों को याद रखते हैं प्रशिक्षण देने के समय, कि एक आर्टिस्ट को क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो भविष्य में चलकर एक अच्छा आर्टिस्ट बने, एक अच्छे लेवल पे काम करे? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जब हम एनएसडी में थे, एनएसडी में प्रशिक्षण ले रहे थे, तो एनएसडी जो है, जैसे ही आप वहाँ जाते हैं वो आपकी सोच को, सोचने के तरीके को, आपका चीज़ों को देखने के नज़रिए को बदल देता है और बहुत फ़र्क पड़ता है वहाँ से उस प्रशिक्षण लेने का। एक अभी हमने एनएसडी नहीं का प्रशिक्षण नहीं लिया है और कब नाटक करते हैं तो नाटक के प्रति जो हम कल्पना करते सोचते हैं, लेकिन एनएसडी से थोड़ा सा प्रशिक्षित होकर जब वही नाटक हम करते हैं तो वो सोच, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता, चीज़ों को हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं और दूसरे नज़रिए से भी देखते हैं। तो रही बात प्रशिक्षण का, कार्यशाला का, तो कार्यशाला में जब भी हम जाते हैं तो सबसे पहले जो प्रतिभागी वहाँ पर होते हैं उनको तो हम यही बताते हैं कि जो भी काम करो भाई ईमानदारी से करो, ऑनेस्टली करो और अपने लिए करो, किसी को दूसरे के लिए नहीं, ना ही दिखाने के लिए, और प्रतिबद्धता के साथ किसी भी संस्था के साथ ईमानदारी पूर्वक 2 से 3 साल रंगमंच करिए और आपको लगे जब कि हाँ यहाँ तक मैंने अब सीखा है, अब आगे की ग्रोथ के लिए आगे जाना चाहिए, तब आगे बढ़िए। ये नहीं कि एक नाटक आपने किया और फिर बस उसके बाद आप डायरेक्टर बन गए और फिर आप तिस्मार खां बन गए और आगे निकल गए, ऐसा नहीं। और दूसरा, कार्यशाला के दरमियान मैं लोगों को, प्रतिभागियों को ये भी प्रेरित करता हूँ, बताता हूँ उनको कि कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी पूर्वक जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, थिएटर फील्ड में भी कैरियर है और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना करियर बनाया है, तो यही बच्चों को जब प्रशिक्षण देते हैं तो सबसे पहले हम उसमें ईमानदारी और मेहनत, संघर्ष के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ रंगमंच करने के लिए, रंगमंच से जुड़ने के लिए, और मैं ये भी कहता हूँ कि रंगमंच से जब जुड़े हैं तो रंगमंच को अपने आप में जिंदा रखिए और आप जो सीखे हैं वो दूसरे कलाकारों को भी प्रशिक्षण दीजिए और एक आप अपने आप का भी विकल्प भी तैयार कर दीजिए लोगों में, ताकि आपके नहीं रहने पर भी रंगमंच जिंदा रहे और रंगमंच चलता रहे। वाकई में गणेश गौरव जी, जो भी आपने हमारे समाज के लिए और एक आर्टिस्ट के लिए और जो रंगमंच के लिए जो सोचा है, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। इसी के साथ साथ मैं और पूरा दूरदर्शन टीम आपको दिल से धन्यवाद करता है हमारे आज के कार्यक्रम बिहार थिएटर से जुड़ने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे दर्शकों को इतनी सारे इन्फॉर्मेशनल और इंस्पिरेशनल बातें बताने के लिए। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान गणेश गौरव जी, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम से जुड़कर हमें सच में बहुत ही मोटिवेट किया, और आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे अगले अंक में नई उम्मीद, नई सोच के साथ और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। और हाँ, जाने से पहले इस कार्यक्रम पर हमें अपना राय अवश्य भेजिए कि आपको हमारा कार्यक्रम बिहार थिएटर कैसा लगता है। जी हाँ दर्शकों, हमारा पता है बिहार थिएटर द्वारा निदेशक, DD बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 800001, और हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। नमस्कार।